बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बेसिडोमाइकोटा। बच्चे, फंजाई की क्लासिफिकेशन में हमारे पास थर्ड ग्रुप है। इससे पहले हमने एस्कोमाइकोटा और जाइगोमाइकोटा इनके बारे में डिस्कस किया था। बच्चे, आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिडोमाइकोटा, इसके जो जनरल करैक्टरिस्टिक है या जनरल रिप्रोडक्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चे, बेसिडोमाइकोटा के बारे में ये कहा जाता है कि ये मोस्ट फेमिलियर फंजाई है। क्या है? मोस्ट फेमिलियर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये हमें आसानी के साथ मिल जाएगी। कि अगर मैं अपने इन्वायरमेंट की बात करूं तो इसमें हमें जो मोस्टली जो फंजाई मिल सकती है वो कौन सी होती है? बेसिडोमाइकोटा होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आसानी के साथ मिल जाती है और मोस्ट फेमिलियर है। इसके बाद बच्चे, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं मोस्ट फेमिलियर में, तो कुछ हमारे पास एडिबल मशरूम है। तो जितनी भी मशरूम जो हम खा सकते हैं उनको हम नाम देते हैं एडिबल मशरूम। और आपने देखा होगा कि वो हमारे जितनी भी फूड प्रोडक्ट होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती हैं, तो हम उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है या हम उनको गेन करना हो तो हम आसानी के साथ उनको हासिल कर सकते हैं। जहाँ बच्चे बेसिडोमाइकोटा के मेंबर एडिबल हैं, खाने के काबिल हैं, हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें खुराक प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। कि उसकी कुछ हमारे पास मेंबर ऐसे होते हैं जो डिवास्टिंग होते हैं। मतलब क्या होता है कि नुकसानदा होता है और प्लांट पैथोजिन्स के तौर पर काम करते हैं। पैथोजिन्स हम उन एजेंट्स को कहते हैं जो डिजीज काज करते हैं, जो बीमारियां काज करते हैं। तो जहां बेसिडोमाइकोटा के मेंबर हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं वहां नुकसान भी कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो होती हैं वो हमारे पास रस्ट और समट होती है। ये वीट की जो फसल होती है उसके ऊपर अटैक करती है, राइस की फसल के ऊपर अटैक करती है और कॉर्न होती है इसके ऊपर अटैक करती है। तो बच्चे, इन फसलों के ऊपर जब अटैक करती है बड़ी तेज़ी के साथ अपने नंबर इंक्रीज करेगी तो उस क्रॉप को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार होती है फसल की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस तरह जहां हमें फंगस के फ़ायदे हैं वहां इसके कुछ मेंबर क्या है? नुकसान भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। तो इसमें कुछ हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं, पफ बाल्स वगैरह आ जाती हैं। जिस तरह बॉल का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। कुछ हमारे पास ब्रैकेट फंजाई आ जाती है और कुछ हमारे पास शेल्फ फंजाई। शेल्फ फंजाई का मतलब क्या होता है? जिस तरह सेफ अलमारी होती है उसके अंदर शेल्फ होते हैं, खाने होते हैं, ठीक इसी तरह फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो उन शेल्फ या खानों से मिलता जुलता होता है। तो ये ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बच्चे इनके जो नाम दिए गए हैं ये ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। कि कुछ फंजाई ऐसी होगी जो बॉल लाइक नज़र आती है तो उसको हमने पफ बाल्स कह दिया। कुछ ऐसी होगी जो ब्रैकेट की तरह की नज़र आती होगी तो उसको हमने ब्रैकेट फंजाई कह दिया, और बाकी जो हमने शेल्फ फंजाई। अब बच्चे, सवाल ये पैदा होता है कि जो बेसिडोमाइकोटा है इसको हमने बेसिडोमाइकोटा का नाम क्यों दिया? रीज़न क्या है? तो बच्चे, रीज़न टू नेम प्रोड्यूस, किस वजह से? प्रोड्यूस क्लब शेप सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये जो बेसिडोमाइकोटा के मेंबर है ये क्लब शेप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिवेल्प करते हैं और उस क्लब शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेसिडियम का। तो पता चल गया कि हम बेसिडोमाइकोटा का नाम क्यों देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर पैदा होता है वो किस तरह का होता है? क्लब शेप होता है। और उसका क्लब शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बेसिडियम। दिखने में कैसा होता है? बच्चे, दिखने में कुछ इस तरह का होता है। पहले ज़माने में क्या होता है, कुछ लोग थे वो लकड़ी का बना हुआ इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है वो अपनी पॉकेट के अंदर रखते थे। ठीक है। तो जब भी कोई उनके ऊपर अटैक होता था या वैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो वो इसको निकालते थे, यहाँ इधर से हाथ से पकड़ते थे और इसको मारते थे। ठीक है। तो इस तरह वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी क्या होता है? इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपने इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर है वो मौजूद होता है, जिसको आई थिंक वो कुछ लोग गांव वगैरह में क्या करते हैं वो सफाई के लिए आई थिंक इस्तेमाल करते हैं। सफाई किसकी? वो पाँव को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे बच्चे, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसी तरह इसके स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस करेंगे। और इनके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, मतलब क्या है? जो ऐसी बॉडी जो हमें नज़र आती है, ऐसी बॉडी जो हमें नज़र आती है उसको हम नाम देते हैं बेसिडियोकार्प का।
बच्चे इसके अंदर क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है। तो यहाँ हम इसकी डायग्राम देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इनके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है और रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होगी। बच्चे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहले जो हाइफी होती है वो सिंपल होती है, सेप्टेट होती है और क्या होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती है। ये क्या होती है, सिंपल होती है और क्या होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती है। बच्चे यूनी का मतलब होता है वन, सिंगल, और न्यूक्लिएट का वर्ड किसके लिए हम यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए। तो इनके अंदर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। बच्चे होता क्या है कि इसके बाद इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगी, ठीक है। तो हाइफी जो यूनिसेलर होते हैं वो आपस में मिलते हैं और हमारे पास डाइकैरियोटिक कंडीशन है वो बन जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि डाइकैरियोटिक कंडीशन है वो बन जाएगी। अब बच्चे यहाँ आपने गौर से समझना है कि ये हमारे पास एक सिंपल माइसीलियम का स्ट्रक्चर है, सॉरी ये हमारे पास सिंपल मशरूम का स्ट्रक्चर है। आपने अक्सर देखा होगा कि मशरूम है वो इस तरह की नज़र आती है। बच्चे अगर इसके अंदर मैं न्यूक्लियस का जिक्र करूं और उसके अंदर अरेंजमेंट का जिक्र करूं हाइफी का, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। ये न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक खाने में कितने न्यूक्लियस आ गए, दो आ गए। तो इसको हम कहते हैं डाई कैरियोट कंडीशन। एक यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन थी, तो इसको हम बाई न्यूक्लिएट भी कह सकते हैं, इसको हम डाई कैरियोट भी कह सकते हैं। बच्चे जैसे ही डाई कैरियोट कंडीशन आएगी, मतलब क्या है कि दो न्यूक्लियस डिफरेंट है वो आपस में मिलेंगे, तो उसको हम कहेंगे डाई कैरियोटिक कंडीशन, इस तरह से, ठीक है। बच्चे ये जब दोनों आपस में मिल जाएंगे ना, उसके बाद क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है और मियोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मियोसिस से जब स्पोर बनते हैं तो एक से कितने स्पोर बनते हैं, 4 स्पोर बनते हैं। ये आपने याद रखना है कि जब मियोसिस होगी तो एक मियोसिस के नतीजे में कितने स्पोर बनते हैं, 4 स्पोर बनते हैं। दूसरा बच्चे अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो ये हमारे पास शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जबकि जो डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है ये लेंथी फेज होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होगा। अब बच्चे ये देखें, ये हमारे पास डाइकैरियोट कंडीशन है। जब मशरूम के स्ट्रक्चर को देखा गया, जब मशरूम के स्ट्रक्चर को देखा गया तो अपर रीजन पे क्या थी, एक कैप मौजूद थी। अपर रीजन पे एक कैप मौजूद थी और उसके अंदर जो हाइफी की अरेंजमेंट थी वो बहुत कम्पैक्ट थी। जिस तरह हम कहते हैं कि सर पे हम वो कैप लेते हैं तो उसके जो धागे होते हैं वो आपस में थिक होते हैं, बड़े जुड़े हुए होते हैं, अच्छी जो कैप होती है। तो इसी तरह बच्चे इसकी जो कैप थी उसके अंदर हाइफी थे वो बड़े कम्पैक्ट अरेंज थे, बड़े कम्पैक्ट अरेंज थे। तो इसकी जो अपर, अगर मैं कैप रीजन की बात करूं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एलियस का, ठीक है। तो ये एलियस होता है। और नीचे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास गिल्स होते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मछलियों के अंदर जो गिल्स पाए जाते हैं कुछ उस तरह का होता है, तो इसको हमने नाम दे दिया गिल्स का। अपर क्या है, एलियस, नीचे क्या है, गिल्स, और ये हमारे पास यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन है और ये हमारे पास क्या होती है, डाइकैरियोटिक या बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, ठीक है बच्चे। तो आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई थिंक फिजिकल क्लास होगी तो वहाँ हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।